हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 33, क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम। चैप्टर हमारा धातु अधातु चल रहा है। पिछली बार हमने इसकी भौतिक विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको हम, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। हाँ, तो जब धातु किसी इसको समझाने से पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज समझाती हूँ आपको। सक्रियता श्रेणी क्या होती है ये समझ लीजिए। सक्रियता श्रेणी वो सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलताओं को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लगाया जाता है। मीन्स कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी, अभिक्रियाशील, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, एंड सबसे नीचे होगी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, गोल्ड यानी सोना। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम और सबसे कम है गोल्ड यानी सोना। इसके बीच में एक डिवाइडर है जो कि अधातु होते हुए भी डिवाइडर का काम कर रहा है। इसके ऊपर वाले ज़्यादा अभिक्रियाशील है और उसके नीचे वाले कम अभिक्रियाशील है। धातु अधातु होते हुए भी हाइड्रोजन जो है इसमें इसलिए इसका स्थान है क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता को तुलना करने में मददगार है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। अच्छा चलिए, अब ये टेबल तो समझ में आ गया। इस टेबल को आपको याद रखना है, याद करना है। याद करने का हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आएंगे, शॉर्टकट, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जब धातु किसी अम्ल के साथ, तनु क्या होता है जिसमें पानी की मात्रा होती है, वो अम्ल का मिक्सचर जिसमें ज़्यादा पानी होता है। तो धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लवण और हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चले कि हाइड्रोजन गैस ही है? तो जब आप हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो पटाखे की आवाज़ आती है, पटाखे की, पटाख पटाख, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन टेस्ट हो गया ना ये, ठीक है। इसको पॉप साउंड टेस्ट भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े तो अब इसकी अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम है और हाइड्रोक्लोरिक है, HCl। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हम टेबल में देख रहे हैं कि सोडियम यहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊंचाई पे है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है ये। तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक वैसे जिंक भी देखिए इससे ऊपर है हाइड्रोजन से। तो जिंक भी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ में आया? कॉपर जो है HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि कॉपर इसके नीचे है, आप देख लीजिए, हाइड्रोजन से नीचे है सक्रियता श्रेणी में। तो इसका मतलब ये श्रेणी जो है, ये टेबल जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है, एज इट इज़ टेबल वाइज मेमोराइज करना है, तभी आप ये क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा कि कोई धातु HCl के साथ अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस निकाल रही है, ठीक है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों? इसका कारण है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक है, जो H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। यानी इतना ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है कि ये फटाफट जो H2 बन रही है वो जल में बदल देता है, H2O बना देता है। तो इसीलिए जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है धातु की तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है HNO3 के साथ धातु की तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी धातुएं हैं जब HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। यानी क्वेश्चन बन सकता है, दो धातुओं के नाम बताओ
या ऐसी कोई धातु का नाम बताओ जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे और हाइड्रोजन गैस निकालें। तो आप ये बताएंगे और इनकी दो अभिक्रियाएं यहाँ पे दे रखी है कि मैग्नीशियम जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं दोनों कंडीशन में, और मैग्नीज भी निकाल रही है। तो हमें ये दो चीज़ें पता चल गई है, एक तो धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होता है, दूसरा कौन सी धातु है जो नाइट्रिक एसिड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। ठीक है, और क्यों नहीं बनती हाइड्रोजन गैस, इसका सवाल भी जवाब मिल गया। नाउ अगला, जब धातुएं विलयन के साथ, यानी कोई और धातु विलयन है, देखिए एक धातु का विलयन यानी घोल है जिसमें धातु ऑलरेडी है और एक दूसरी धातु उसके अंदर मिलाई जाती है, में इसकी अभिक्रिया होती है। सिर्फ धातु, एक धातु विलयन में एक दूसरी धातु मिलाई जाती है तो क्या होता है। तो हम देखो इसको ऐसे समझते हैं कि धातु का विलयन है कोई और उसमें ए धातु मिला दी। अब मेन बात आती है ए पे, अगर ए पावरफुल है बी से, अगर ए पावरफुल है बी से तो ए बी को हटा देगा, तो कौन सा विलयन बनेगा, ए का विलयन। तो बी कहाँ जाएगा, बी साइड में जाएगा। तो जब भी ए धातु बी विलयन में मिलेगी तो अगर ए पावरफुल है यानी ज्यादा अभिक्रियाशील है तो बी को हटा के बनेगा ए वाला लवण विलयन। ठीक है, और बी धातु अलग हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आयरन और कॉपर सल्फेट। तो चलिए हम पहले आयरन को देखते हैं कि आयरन है कहाँ। तो हम ये देख रहे हैं कि आयरन कहाँ है, बताइए आयरन कहाँ है। आयरन यानी लोहा, ये रहा, और कॉपर है ये काफ़ी ऊपर है कॉपर से, तो यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो कॉपर को आयरन क्या करेगा, कॉपर को आयरन उसकी जगह से गद्दी से हिला देगा, कॉपर को आयरन उसकी गद्दी से हिला देगा और खुद बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर साइड में आ जाएगा सॉलिड के रूप में। ठीक वैसे कॉपर और जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया होती है तो कॉपर जो है सिल्वर को हटा देगा क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा पावरफुल है, और कॉपर नाइट्रेट हो गया और साथ में सिल्वर बन गया। तो क्या सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील है, नहीं, हमने अभी तो टेबल में देखा नहीं है। हमने देखा जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो जल्दी जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाती है और जो कम होती हैं वो कम जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो ये हमने सारा इतना पढ़ लिया, समझ में आ गया क्या क्या था। क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को अभिक्रियाशील धातु में जब मिला देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, बताओ। हमने पढ़ा था ना कौन सी गैस, यस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हमने इसका आंसर लिख दिया कि जब इसको मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और आगे भी कह रहा है कि जस्ता यानी जिंक, जस्ता यानी जिंक, जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होगी उसको हमें क्या बताना है, उसकी अभिक्रिया को लिखना है। तो हम जिंक लिखेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला आप तो याद ही हो गया आपको। तो ये इसको रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, तो रिएक्ट करके क्या होगा बताइए, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, ऐसा में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। पावरफुल याद रखना है, कौन ताकतवर है इस बात को। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट को के घोल कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मिलाया जाता है। तो आप ये बताइए कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो चलिए देखते हैं फिर से। कॉपर ढूंढते हैं और सिल्वर ढूंढते हैं, कहाँ है बताइए। हमने देखा कि कॉपर हमारा यहाँ है और सिल्वर हमारा यहाँ है। कौन सा ऊपर है, कॉपर ना है, तो दोनों ही लेस रिएक्टिव बट कॉपर ऊपर है। तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मिलाएंगे तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा, कॉपर सिल्वर को हटा देगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर सिल्वर की जगह आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में ये सिल्वर कहाँ गया, अपना अलग हो गया। बाकी जो 1 2 3 4 जो भी लिखा है ये सब बैलेंसिंग है, बैलेंस करते हैं इसे। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा जाए, यानी कोई लोहे का बर्तन है उसमें कॉपर सल्फेट का घोल डाल दिया गया। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लोहा और कॉपर है कहाँ। चलिए चेक करते हैं, कॉपर ढूंढते हैं, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, कॉपर 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 मिल गया, और लोहा भी मिल गया। आयरन कौन ऊपर है, ओके लोहा ऊपर है ना, पढ़ लिया हमने। कौन ऊपर है, लोहा ऊपर है। तो हमने डाला किसके बर्तन में था और किसको डाला था, हमने लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट को डाला। तो हुआ क्या, ये स्क्रीन पे आपके आंसर है, हुआ क्या,
क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर के बर्तन में कॉपर सल्फेट को विलयन अगर लोहे के बर्तन में रखेंगे तो लोहा कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा और क्या बनेगा, इसकी जगह हटा दिया, देखिए इसको, और ये हट गया, ये हट गया, ये साइड हो गया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट। क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया। आयरन सल्फेट का घोल हो जाएगा और सॉलिड रूप में लोहा कॉपर जो है साइड में चला जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल पढ़नी है। चलिए टेबल पढ़ते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, और इसको हम ऊपर भी देख लेते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, यही है ना। तो स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो टेबल को पढ़ते हैं। क्या है टेबल, थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या है। ये ABCD 4 धातुएं हैं। आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, 4 आपको क्या दे रखे हैं, घोल। इनके साथ अभिक्रिया करानी है। तो हम देख रहे हैं जब A धातु को आयरन सल्फेट में डाला गया तो कोई अभिक्रिया नहीं, हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और जब B में है तो ये विस्थापन हो गया। उसके बाद अगर B को देखें तो ये आयरन सल्फेट में विस्थापित हो रही है, लेकिन इसके हाथ नहीं हो रही है। तो आयरन के हाथ हो रही है तो इसके हाथ भी होगी। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इसकी कोई नहीं है, C की कोई नहीं है। चौथे में सिल्वर से हो रही है, यानी सिल्वर से तो ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब सिल्वर से पावरफुल है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन तीनों से रिएक्टिव नहीं है C। फिर है D की बारी। D देख रहे हैं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील हो गई D। उन चारों से कम है, जो ऊपर लिखा है उन चारों में किसी ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रही है। तो और ABCD में अगर देखा जाए तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी D और सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है B। तब सवालों के जवाब देते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हमें नज़र आ रहा है कि B है। B धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर ये इसके हाथ अभिक्रिया कर रही है तो इसके हाथ भी करेगी, यस। तो हम लिखेंगे यदि B धातु को, ये पूरा ऐसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, इसको काट देते हैं। तो क्या होगा बताइए, तो विस्थापन होगा ना, कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो लिखेंगे तो वह कॉपर को विस्थापित कर देगी। आप सुन ही रहे होंगे, तो आप उसको लिख लीजिएगा, विस्थापित है ये, विस्थापित, ठीक है, विस्थापित कर देगी, तो अब लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये B का आंसर हो गया। नेक्स्ट, धातु ABCD और D की अभिक्रियाशील घटते क्रम में लिखना। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी थी बताइए, B थी ना, B तो अभिक्रिया कर रही है, ठीक है। B को लिखते हैं, फिर आगे, फिर क्या है, A है, उसके बाद C है और फिर D है। तो इस तरह से आप बना लोगे, घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, BACD। इस तरह से हमारी वीडियो फिनिश होती है। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं छोटा करके। ये आंसर है हमारे, ठीक है। बताइएगा आप लोग कमेंट में कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम। इंतजार रहेगा आपके आंसर का कमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।